हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेमिस थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ सॉलिड स्फीयर वेट्स 1200 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट टू स्मूथ प्लेन्स ऑफ नॉच एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट सरफेसेस। देखो, ये डायग्राम में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, इसमें एक स्पीयर दिया है। ये स्पीयर का वेट दिया है क्वेश्चन में 1200 न्यूटन, और ये जो स्पीयर है ये यहाँ पे टू स्मूथ प्लेन्स के अगेंस्ट, जिसको उसने नॉच कहा है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे रखा है। और क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट सरफेसेस। देखो, यहाँ पे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये स्फीयर का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको एफबीडी ड्रॉ करना नहीं आता तो एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं उसके सभी रूल्स, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो इसके पहले हमने अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे आपका एफबीडी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे स्फीयर का एफबीडी बनाते हैं। तो ये हम यहाँ लिखेंगे एफबीडी ऑफ स्फीयर। तो ये हमने यहाँ लिखा है एफबीडी ऑफ स्फीयर। ऐसे में हमें सबसे पहले स्फीयर ड्रॉ करना होता है, तो ये हमने सबसे पहले स्फीयर बना लिए। कोई भी एफबीडी में सबसे पहले अब आपको वेट शो करना होता है। तो स्फीयर का वेट दिया है क्या, बिल्कुल स्फीयर का वेट दिया है 1200 न्यूटन। तो यहाँ पे हम स्फीयर का वेट शो करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी स्फीयर हो, कोई भी सिलेंडर हो, सबसे पहले आपको एफबीडी ड्रॉ करते समय वेट शो करना है। और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना चाहिए। क्या कहा, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किए, स्फीयर के सेंटर से यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट शो किए। उसका वेट कितना है, तो उसका वेट है 1200 न्यूटन। तो ये हमने यहां लिखा है दैट इज 1200 न्यूटन का उसका वेट, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट शो करने के बाद क्या करना है, वेट शो करने के बाद आपको सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो। चेक करो कि ये स्फीयर का कांटेक्ट कहां कहां पे है। तो स्फीयर का जो कांटेक्ट है वो ए और बी की तरफ है। यहां पे इंक्लाइंड प्लेन के साथ ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहां पे वर्टिकल वॉल के साथ बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, जो सरफेसेस के साथ उसका कांटेक्ट है वो सरफेस हम यहां पे सबसे पहले शो करेंगे। तो ये देखिए, राइट साइड में ऐसा वर्टिकल वॉल है और लेफ्ट साइड में ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने सरफेस यहां पे सरफेसेस शो किए हैं। और अब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इधर से आपको रिएक्शन आर ए शो करना पड़ेगा और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन आर बी शो करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखो, रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब कभी भी आप एफबीडी में शो करोगे रिएक्शन, तो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करोगे। देखो, सरफेस ऐसा इंक्लाइन है ना, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा आर ए। तो ये देखिए, ये सरफेस के ऊपर ये हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे इस तरह से। ये एग्जैक्टली हमने परपेंडिकुलर शो किया है। और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे जो है हम रिएक्शन शो करेंगे आर बी, और वो वॉल रिएक्शन रहेंगी क्योंकि वो ये देखो यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट है। तो ये वॉल रिएक्शन हम इस तरह से शो करेंगे। और ये दोनों रिएक्शंस में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। तो ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन का डायरेक्शन हमने दे दिया इनवर्ड, और ये रिएक्शन का डायरेक्शन भी हम यहां दे देंगे इनवर्ड, दैट इज अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज आर बी, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। और ये जो रिएक्शन है इसको हम नाम देंगे आर ए, दैट इज रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। और रूल के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शंस है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस है। तो ये परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो भी हम यहाँ पे शो कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये रिएक्शन परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी हम ये शो करेंगे कि ये जो रिएक्शन आर ए है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो एफबीडी ड्रॉ करना शुरू है। एफबीडी में सबसे पहले हमने वेट शो किए, देन हमने सरफेस रिएक्शन यानी कांटेक्ट रिएक्शन शो किए, और इसके बाद कोई रिएक्शन शो करना है क्या, नहीं, सफिशिएंट है। इतने रिएक्शंस, इतने फोर्सेस ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां चेक करेंगे टोटल कितने फोर्सेस है। तो यहां टोटल 3 फोर्सेस है। तो अगर ये 3 फोर्सेस है तो ये तीनों फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर एक्ट हो रहे हैं।
क्योंकि ये स्पीयर की स्पेशलिटी होती है कि स्पीयर के ऊपर कोई भी फोर्स जब कभी भी कोई एक्ट होता है तो वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे तीनों फोर्सेज जो है वो स्पीयर के सेंटर से पास होंगे, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सॉल्व करना है और आर ए और आर बी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इसको आप आसानी से बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। लेमिस थ्योरम से सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि लेमिस थ्योरम की कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है कि नहीं। लेमिस थ्योरम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। तीनों कंडीशंस अगर लेमिस थ्योरम की यहाँ सेटिस्फाइड होती है तो ही आप लेमिस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर आपको इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करना होता है। तो चलो वो लेमिस थ्योरम की 3 कंडीशंस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लेमिस थ्योरम की पहली कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, इसका मतलब तीनों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। तो जैसा हमने कहा था ये तीनों फोर्सेस जो है वो स्पीयर के सेंटर से ही पास हो रहे। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस एक सेंटर से पास हो रहे, तो इस तरह से आप ऐसे शो कर सकते हैं। ये देखिए उसका वे ऑफ एक्शन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है, ये देखिए इस तरह से आप ये ऐसा शो कर सकते हैं। ये देखिए हमने शो किए, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अब सेकंड कंडीशन ये है कि तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। या तो तीनों का डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए टुवर्ड्स द पॉइंट, या तो तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां पे देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है, 1200 टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्पीयर है, आर ए और आर बी ये भी दोनों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्पीयर है। इसका मतलब लेमिस थ्योरम की सेकंड जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। लेकिन लेमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन यहां पे जहां तक सेटिस्फाइड नहीं है। लेमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या है कि तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो यहां पे आप चेक करो, जो 3 फोर्सेस है क्या तीनों के बीच में हमें एंगल पता है? नहीं, तीनों के बीच में एंगल नहीं पता। इसका मतलब लेमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम फिलहाल यहां पे लेमिस थ्योरम यूज कर नहीं सकते जब तक आप थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कराते हैं तब तक। तो चलो एक काम करते हैं, लेमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन हम यहां पे सेटिस्फाइड करा लेते हैं। इसका मतलब हम ये तीनों के बीच में एंगल कितना कितना डिग्री का है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार हमें एंगल मिल गया तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी और फिर हम यहां पे लेमिस थ्योरम से आर ए आर बी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलो यहां पे अब एक काम करेंगे। सबसे पहले ये जो सेंटर है, स्पीयर का जो सेंटर है, स्पीयर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाओ। स्पीयर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाओ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो स्पीयर का सेंटर होता है उसका अलग से एफबीडी नहीं बनाते हैं और उसी की वजह से जो है उनको सॉल्व करते समय दिक्कत होती है। देखो हम यहाँ पे स्पीयर के सेंटर का अलग से एफबीडी ड्रॉ करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से ये एफबीडी बन रहा है। तो ये देखिए हमने तीनों फोर्सेस में डायरेक्शन दे दिया है। ये जो फोर्स है वर्टिकल वाला ये है 1200 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है आरबी, तो ये लिख लेंगे आरबी। देखिए आरबी और इंक्लाइंड जो फोर्स है जो इधर से एक्ट हो रहा है ये है आर ए। इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों फोर्सेस का यहाँ पे नाम दे दिया है और अब हमें यहाँ पे लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए जैसा हमने कहा कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड कराना है। थर्ड कंडीशन ये है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल हमें नहीं पता, तो एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले ये जो आरबी है इसको आगे एक्सटेंड करो। देखो आरबी को आगे एक्सटेंड करने का क्या फायदा होगा, यहाँ पे सेंटर का हम अलग से एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे में हमने आरबी को एक्सटेंड कर लिए। इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखो आरबी और 1200 की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। देखो इधर भी आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, दोनों साइड में 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, और अब ये जो आर ए है ये हॉरिजॉन्टली कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो हमें नहीं पता। देखो ये आर ए का ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है ये हमें नहीं पता। अगर हमें ये एंगल पता चल जाता है तो फिर यहाँ पे आसानी से सॉल्व करना, यहाँ पे आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो आर ए का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा वो यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे आर ए का एंगल फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले मेन डायग्राम की तरफ देखो, यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री दिया है ये ऐसा वर्टिकल साइड के साथ दिया है। अगर वर्टिकल साइड के साथ 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल साइड के साथ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 90 माइनस 30 करो तो 60 डिग्री। देखो एक काम करते हैं, ये जो वर्टिकल वॉल है इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो
ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर लिए। इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। देखो इस तरह से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये 90 में से 30 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 30 को सब्सट्रैक्ट करने से ये एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है इंक्लाइन वाला, ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टली, तो ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये जो एंगल है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका एंगल हम हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे शो करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ बना दिए और ये एंगल हम शो करेंगे कितना, 60 डिग्री। जो हमने वहां पे एंगल निकाले वो हमने यहाँ पे शो किए। अब अगर ये 60 डिग्री है तो एक काम करो, इसका इस टाइप का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे भी ड्रॉ करो। देखो आर ए जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है यहाँ पे भी उसी टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये देखिए ये हमने यहाँ पे उसी टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करें। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ, तो ये अब आपको यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल मिलने वाला है। देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा ध्यान में रखो। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई इंक्लाइंड लाइन हो तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। इस टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, है ना। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है इसको एग्जैक्टली पैरेलल ये लाइन है, तो उसके लिए ये इंक्लाइंड है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो उसका नीचे का एंगल क्या होगा, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। देखो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री। कैसे समझ में आया कि ये 30 डिग्री है, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, 90 में से ये 60 को सब्सट्रैक्ट करो तो बचेगा कितना, 30। इसका मतलब ये है कि आर ए का एंगल हमें हॉरिजॉन्टली मिल गया 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो हमें ये एंगल मिल गया, 30 डिग्री का एंगल मिल गया। देखो ये एंगल जो 30 डिग्री है वो हमने यहाँ पे शो करे, ठीक है, आर ए का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका मतलब ये है कि लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हमें एंगल्स चाहिए थे, अब हम इसका यूज करके आसानी से कंप्लीट एंगल निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखो ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ओके, ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, देखो ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल, तो ये 90 + 30 तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ओके, और अब ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल यानी आर ए और आर बी के बीच का एंगल, इनके बीच में क्या एंगल होगा, तो ये हो जाएगा, आपको क्या करना है, टोटल जो 360 डिग्री है, टोटल सर्कुलर एंगल 360 होता है, 360 में से 120 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, दैट इज 150 डिग्री का, ठीक है। 360 माइनस 120 माइनस 90 तो ये आएगा 150 डिग्री। फाइनली यहाँ पे लैमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन हमने सेटिस्फाइड करा लिए है, इट मींस इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल हमने पता कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और लैमिस थ्योरम की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, इसके बाद जो है अब सॉल्व करना काफी आसान है। तो चलो अब हम यहाँ पे फाइनली लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे बाय लैमिस थ्योरम, ठीक है, बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है, तो 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आर ए का फ्रैक्शन, आर बी का फ्रैक्शन और 1200 न्यूटन का फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले आर ए का फ्रैक्शन, आर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे आपको आर ए का अपोजिट एंगल लिखना है, देन 1200 जो नॉन फोर्स है वो बीच में रखो, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ठीक है। 1200 का अपोजिट एंगल यहाँ आएगा, आर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, आर बी का अपोजिट एंगल यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न होता है, दैट इज लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद बस अब इसमें अपोजिट एंगल आपको पुट करना है, अपोजिट एंगल यानी सामने वाला एंगल, ठीक है। देखो आर ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, आर ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, आर ए के अपोजिट में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आर ए का अपोजिट एंगल, तो आपको यहाँ लिखना है आर ए बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल यानी आर ए बाय साइन ऑफ 90 डिग्री, इस तरह से। अब 1200 का अपोजिट एंगल क्या है, 1200 का अपोजिट एंगल 150 है, तो यहाँ 1200 बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज 150। उसके बाद आर बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, 120 डिग्री, तो यहाँ हम लिख लेंगे 120। इस तरह से फाइनली हमने लैमिस थ्योरम इसमें अप्लाई कर लिया है और ऐसा इक्वेशन बना लिए है। अब आपको क्या करना है, इसमें से 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ टोटल 3 फ्रैक्शन है, उसमें से 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है और आर ए आर बी फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्रैक्शन लेंगे,
ये जो पहले दो फ्रैक्शन है इसको हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आर ए मिल जाएगा। फिर हम इधर के दो फ्रैक्शन लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें आर बी मिल जाएगा। एक बार आर ए आर बी मिल गया तो प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो पहले दो फ्रैक्शन यहाँ पे हम ले लेंगे। तो ये हम लेंगे सिलेक्ट, पहले दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करो। क्या है पहले दो फ्रैक्शन? दैट इज आर ए बाय साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1200 बाय साइन ऑफ 150। ठीक है, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय साइन 150। तो ये हम यहां लिख लेंगे, देयरफॉर आर ए इक्वल टू 1200 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। ठीक है, तो यहां पे अब आपको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करो, लेकिन कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही ये करेक्ट आंसर आएगा। तो हम लिख लेंगे 1200 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। तो ये आंसर आ चुका है 2400। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, आर ए का वैल्यू हमें मिल चुका है 2400 न्यूटन। ये हमने आर ए फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें आर बी भी फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम आर बी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इधर के दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे, आर बी मिल जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, नाउ सिलेक्ट इधर के दो फ्रैक्शन, दैट इज 1200 बाय साइन ऑफ 150, ठीक है, इक्वल टू आर बी बाय साइन ऑफ 120। ये देखिए हमने इधर के दो फ्रैक्शन ले लिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आर बी मिल जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय साइन 150। सो देयरफॉर आर बी इक्वल टू 1200 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। तो यहां पे आपको आर बी का वैल्यू मिलना तय है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो ये हम यहां लिख लेंगे 1200 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। तो ये आ चुका है 2078.46। तो ये हम यहां लिख लेंगे 2078.46 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए एंड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करना था। तो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आर ए ये हमने फाइंड आउट किए, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आर बी ये हमने फाइंड आउट किए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।